टू डेवलप द यूनिक्स। यूनिक्स क्या है आप जानते हैं? जैसे विंडो होती है वैसे क्या होता है, दो अलग अलग कंपनियां हैं। आप लोग मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले सबसे बड़ा मार्केट कैप जो था किसका था? विंडोज़ का था। 20% किसका था? यूनिक्स का, लाइनक्स का था। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है ये बढ़ गया है, और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिक्स और लाइनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पता लगे वाला यूनिक्स क्या है? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या ना। यूनिक्स है, लाइनक्स है, आपने ओएस में पढ़ा होगा, दीक्षा मैम में पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा किस पे चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ओएस अलग चीज होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग हो गया। तो एप्लीकेशन को चलने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। अब कोई मोबाइल ऐप बनाता है तो उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है? एंड्रॉइड उसका ओएस है, विंडो थोड़ी है, नहीं है ना, विंडो ओएस नहीं है। हाँ, एक नोकिया नाम से नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई कर लिया था, नोकिया लूमिया आया था, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का था वो, तो माइक्रोसॉफ्ट ओएस था उसमें, तो किसी को पसंद नहीं आया, इसलिए नोकिया भी गायब हो गई और दोनों ही गायब हो गए वहाँ से, क्योंकि एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद किया जाता है या आईओएस का ज़्यादा पसंद किया जाता है ओएस। तो एंड्रॉइड जो है वो क्या है, एक ओएस किसका? मोबाइल का, टीवी का, अधिकतर चीज़ों का आ रहा है टीवी, एंड्रॉइड टीवी बोलते हैं मतलब का, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कब बनी थी ये वाली, देखें इसमें 1972 में बनी थी। सिस्टम ऑल एट कहाँ बनी थी ये वाली? बेल लैबोरेटरी, टेलीफोन नहीं, एट AT&T बेल लैबोरेटरी, AT&T। सर मतलब टेलीफोन मतलब वो इसने लैब में बनाई थी ना इसके। हाँ, तो बेल लैबोरेटरी नाम है उसका, जैसे से TCB मतलब भाई दूसरी वीडियो में टेलीफोन से कुछ बेल टेलीफोन नाम है। टेलीफोन का कोई नाम निशान नहीं है। सर भाई दूसरी वीडियो जो कीमत सर ने भेजी उसमें बेल टेलीफोन लैब के नाम से कुछ है। इन बेल टेलीफोन है, AT&T बेल है, AT&T। AT&T। हाँ, AT&T बेल लैबोरेटरी है, टेलीफोन का क्या लेना देना? समझ गए? तो वो वाली आप नाम लिखिए, ये वाली लिखें आप, बेल लैबोरेटरी है, नाम लिखा हुआ बेल लैब्स। ओके सर, ठीक है, तो बेल लैब में बनी थी और सीधा ओरिजिनली फर्स्ट डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय DEC PDP-11 कंप्यूटर 1972, है ना। तो ये एक नाम है जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जो सीखा, जो पहली बार इसको चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, कौन से कंप्यूटर पे चलाया गया था, बताइए आप। अच्छा, दूसरी बात है कि 1978 क्या नाम है, पढ़ के सुना एक बार। हाँ, ब्रायन, चलो मैं बताता हूँ। डेनिस रिची का एक दोस्त था, जो तुम्हारा दोस्त है ना, ऐसे डेनिस रिची का भी कौन था? दोस्त था, उसका नाम था करिंगन। क्या नाम था? करिंगन। तो ये कौन है? K&R है ना, K&R मतलब करिंगन एंड रिची, डेनिस रिची, समझे? दोबारा बोला, 1978 में ब्रायन करिंगन एंड डेनिस रिची दो दोस्त थे। उन्होंने क्या प्रोडक्टेड द फर्स्ट पब्लिशली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी, नाउ नोन एज द K&R के नाम से जानी जाती है। K&R के नाम से मतलब करिंगन एंड रिची, ये दो दोस्त थे जिन्होंने बाद में इसको क्या करा और थोड़ा मॉडिफाई करा। कहते ना तुमने कोई बना दिया, दोस्त कह रहे हैं थोड़ा सा ऐसा नहीं करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसा अच्छा लगेगा, तो दोनों को मिला करके नाम दे दिया K&R के नाम से। किताब भी आती है K&R के नाम से, बुक आती है सी की। अगर आप वो खरीदेंगे तो उसको पढ़ेंगे तो उनकी नॉर्म से लिखी गई है, किसके? दोनों दोस्तों के, जिसको K&R कहते हैं, है ना। K&R करिंगन एंड रिची, समझ आ गया? ये तो पढ़ने में आसान है, मैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करके तो समझा रहा हूँ। आगे क्या लिखा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंपाइलर एंड एसेंशियल ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन सी। तो जितने भी यूनिक्स के प्रोग्राम है या यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन सी। द सी वाज नाउ बिकम ए वाइडली यूज्ड प्रोफेशनली लैंग्वेज फॉर वेरियस रीजंस। सी जो है सबसे ज़्यादा काम आने वाली लैंग्वेज बन गई थी 1972 के बाद में, तो ये काफ़ी यूनिक्स के एप्लीकेशन बना दिए थे उसने। तो इसमें क्या क्या बना हुआ है ये आप इनमें, इसको आप इजी टू लर्न, आसान तरीके से पढ़ सकते हैं आप इसको, अगर पढ़ने वाला ढंगा हो। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इट प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रोग्राम्स, इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। लो लेवल मतलब मशीनी लेवल पे काम करता है, हाई लेवल कौन सी होगी?
हाई लेवल हो गया सी सी प्लस प्लस जावा। जब ये प्रोग्राम हमें इसमें बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज है तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, और लो लेवल कौन से हो गए, मशीनी लैंग्वेज। मशीनी मतलब 0 और 1, तो कंपाइलर लो लेवल समझ आ गया, लो लेवल हो गई मशीनी लैंग्वेज है ना। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती है, अपन लिखते तो हाई में है लेकिन वो कन्वर्ट कंपाइलर लो में कर देता है। तो ये तो बड़ा आसान है कि इजी टू लर्न, इजी टू हैंडल, इजी टू ये, इजी टू वो, इजी टू लॉजिक मतलब डेवलपमेंट और लॉजिक्स और लाइक दिस है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और फैक्ट्स अबाउट सी के बारे में क्या कहा जाता है, सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि सी जो बनाई गई थी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए नहीं बनाई गई थी, इसके लिए बनाई गई थी ओएस को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी। तो मेनली सी में कोई प्रोग्राम नहीं बनाते हैं वैसे तो, लेकिन वो बनाते थे सॉफ्टवेयर का, जैसे होटल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बताया है ना, और सिस्टम मैनेजमेंट बताया। लेकिन मेनली इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो किसके लिए होता है, आपको पता है कि कोर्स एक ऐसा भी होता है जिसमें कंपाइलर डिजाइनिंग का कोर्स होता है। दोस्तों कोई तो लैंग्वेज पढ़ के कंपाइलर से काम कराता है, कोई कोर्स करता है किसको बनाने का, कंपाइलर को बनाने का कोर्स करता है, तो बड़ा तगड़ा कोर्स होगा वो तो अपनी लैंग्वेज बनाने वाली बात होगी। ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो कंपाइलर डिजाइनिंग के कोर्स होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसके फीचर्स आप अबाउट सी फैक्ट्स आप बता सकते हैं। ये सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी को ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। सी इज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज, बी का ही नेक्स्ट वर्जन कौन है, सी। तो बी कौन थी, बी एक लैंग्वेज थी, जैसे स्प्लेंडर के बाद स्प्लेंडर प्लस आई है ना, वैसे क्या है सी, बी के बाद क्या आई सी। तो बी क्या थी, बी का मॉडिफाइड वर्जन कौन है सी, और बी के पहले कौन था, बी किसका मॉडिफाइड है, ए नहीं आया करती थी, एक लैंग्वेज आया करती थी, उसका नाम था BCPL। क्या नाम था, BCPL का पूरा नाम था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम था, BCPL को उन्होंने मॉडिफाई करा, तो क्या नाम रखा उसका, बी। पता है क्यों, क्योंकि इसका पहला लेटर BCPL का क्या था, BCPL का नाम क्या रख दिया, अब बी के बाद क्या आई सी, क्यों रख दिया नाम BC, पी नहीं BC, सी नाम। तो BCPL का सेकंड लेटर क्या था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अब क्या रखना चाहिए, पी नहीं रखा, क्योंकि सी के पी नहीं है, सी को इन्होंने मॉडिफाई करा। और सी में आप जानते हो प्लस प्लस एक से माइनस होता है, फाइनल तो आगे नहीं है, कहाँ नहीं जाता है मैं बात कर रहा हूँ, मारुति के था जगुआर आ गई ना, अरे मारुति के मॉडल सुनो आप, सही बात है, मॉडल किसके चल रहे हैं, जगुआर का नाम कहाँ था, सही बात है। BCPL के बाद क्या आनी थी, तो पी, तो पी कोई नई लैंग्वेज आती, लेकिन ऐसा नहीं करा उन्होंने, क्या नाम रखा सी। तो ये सी में एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, सी का प्लस प्लस का मतलब सी ही है, लेकिन उसका मॉडिफाइड स्प्लेंडर प्लस का मतलब स्प्लेंडर ही है, बस डिजिटल मीटर आ गया, सेल्फ स्टार्ट आ गई, अलॉय व्हील आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो था क्या, स्प्लेंडर तो है, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन। तो कहते हैं ना कि तेरे पास जो उससे एक मेरे ज़्यादा, मतलब तेरे पास 100 तो मेरा 101। तो सी क्या है, जो सी 100 है, तो सी प्लस प्लस क्या है, सी 1000 है, तो मतलब एक कदम आगे। अगर इसका नाम सी माइनस माइनस होता तो कौन पढ़ता है ना, कि कुछ हटाई दिया गया होता। अच्छा तुम पढ़ते तो बता रहा मेरे को। अच्छा इसमें कुछ लिखे बी लैंग्वेज का मतलब क्या है ना, और ये विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अराउंड 1970। तो बी कब चला करती थी, 1972 70 में, और कब बनी थी 2 साल बाद ही कौन आ गई थी, सी आ गई थी। समझ आ गया, यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये तो खुद ही पढ़ सकते हो ये हिंदी ट्रांसलेशन ही तो बता रहा हूँ सर, ये हमारे क्या काम आएगी काम आएगी, एग्जाम में कुछ बताना है, कुछ आर्टिकल लिखना है, एग्जाम में लिखेंगे नहीं हमें। व्हाट अबाउट द सी, मतलब सी कब इंट्रोड्यूस हुई, तो ये बताना पड़ेगा 1972 में, है ना। सी नेम केम्स फ्रॉम बी, और बी कम्स फ्रॉम 1970। बताना पड़ेगा ना तुम्हें, वहाँ कहाँ से लिखे आपने, बादल सर, सी वाज इन्वेंटेड बाय बादल सर, ऐसा लिख जाऊंगे। अच्छा अब आ गया चलो आप बता तो लगा पढ़ के। अच्छा ये फैक्ट अबाउट द सी पढ़ लेंगे, ये कॉन्फिडेंस समझ नहीं आ रही आपको बता दो। इसमें और मैं बताता हूँ, ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मेरा तो वैसे ही अलग है। आपको पता लगे एक लाइन का मीनिंग मैं समझा रहा हूँ कि बी क्यों आया, जैसे बी बता रखा है, मैंने बताया बी से पहले BCPL, आपको याद होगा, याद करना पड़ेगा, कर लेंगे। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज वाज फॉर्म्ड इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नाम भी याद कर लेना, सुन लेना, ये बेसिक लैंग्वेज का मतलब क्या है। द लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
अच्छा जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या मैं कोई होटल खोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो मेरे को फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा फसाई, फसाई लिखा आता है अधिकतर पैकेट पे। फसाई क्या है? एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो लाइसेंस देता है। यहाँ पर आबकारी विभाग है यहाँ चीलगाड़ी के पास में, तो वो हमें यहाँ के रेस्टोरेंट खोलने का या कोई भी आप फूड से रिलेटेड करते हैं तो वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कौन है? आबकारी विभाग है। ऐसे फसाई ऑल ओवर इंडिया है। ISI आपने सुना होगा, ISI मार्क का हेलमेट आते ही आते हैं। तो ऑल दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज बनती है तो कोई लैंग्वेज बनने के बाद कहाँ सबमिट होती है? NSI। ध्यान रखना, कोई लैंग्वेज बनती है तो अब बातें कर ले या सीख ही ले, आधे घंटे का टाइम सारा। सर ये सुरेंद्र के कीड़े लग रहे हैं सर, फोन में चल रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिल रही है, एक लाइन का मैं 10 लाइनें बता रहा हूँ। अच्छा NSI जो है, आपने सुन लिया NSI के नाम से किताब भी आती है ना। NSI, इसको NSI की जो किताब है उसका नाम है ई बालागुरु स्वामी। सुने, ई बालागुरु स्वामी राइटर है ना। या तो एक आती है लेटर सी, है ना। लेटर सी किसी के पास होगी, इसके पास है, तो ये लेटर सी ये है बालागुरु स्वामी की नहीं है, ये यशवंत कानेटकर इसका राइटर है। यशवंत कानेटकर इसका राइटर है ना। NSI आती है, उसका राइटर है ई बालागुरु स्वामी, नॉट स्वामी, शामी नहीं यार, ये शोर। अच्छा आगे सुनिए, जब आप बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, ये नॉलेज आपने बढ़ाएगी तो हमारी बढ़ी हुई है। तो आपने देख ही लिया कैसे बढ़ी हुई है, क्योंकि इतनी बातें हमें भी याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि ये पूछी जाती है। अब ई बालागुरु स्वामी का राइटर वो NSI उसने नाम रख दिया, तो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। तो आपको बता दूँ ये एक संस्था है जो अमेरिका में सेटल्ड है। और C++ के बाद में उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, उसका नाम क्या रखा? C++। तो C++ का नाम C++ था ही नहीं। C++ जब इन्वेंट हुई, है ना, उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने एक नई लैंग्वेज बना दी है, उसका नाम क्या है? OOPS। क्या नाम है? OOPS, ऑब्जेक्ट, इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडिग्म कहा जाता है इसको। सुना करो बिल्कुल यार, एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सत्संग चल रहा है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं भी। सत्संग को सुनो, है ना। तो ये क्या बता रहा था मैं? तो एक डेवलपर था। डेवलपर कौन था? एक तो डेनिस रिची था, है ना। डेनिस रिची ने क्या बनाई? C बनाई। तो C के कॉन्सेप्ट को देखते हुए C को मॉडिफाई करा, एक नया कंपाइलर डिज़ाइन करा, उसका नाम था जारने। क्या नाम था? जारने स्ट्रप नाम था अंग्रेजी में, है ना। क्या नाम था? देख यहाँ से दर्द होने लग जाए मेरा, इधर उधर तुम हिलते रहोगे, मेरा इंटरेस्ट नहीं आता, मैं पढ़ाता नहीं है। हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, जारने स्ट्रप। उसने कहा कि मैंने ना OOPS बना दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन कर दी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने डिज़ाइन कर दी। तो उसने इसका सबमिशन, मतलब जो लैंग्वेज बनाई उसका सबमिशन करा कहाँ पर? NSI के अंदर, संस्था के अंदर, कि भाई ये पकड़ो, ये मैंने ये बना दिया है और आप इसको जज करो और इसको लाइसेंस दो, ये OOPS है। तो उन्होंने मना कर दिया। ये सबमिशन हुआ था करीबन 1978 में, 1978 में, मतलब C के 6 साल बाद। 1972 में C बनी थी, 1978 में उन्होंने कहा कि हमने OOPS का सबमिशन कर दिया है। और OOPS के अंदर कुछ टॉपिक हैं, जैसे डेटा हाइडिंग है, डेटा पॉलीमॉर्फिज्म है ना, डेटा इनहेरिटेंस है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आए। कौन? जारने। नाम तो वैसे कई जने गलत बोलते हैं उसको, बी जारने। नाम क्या है उसका? BJARNE। क्या नाम है? BJARNE। क्या नाम है? बीजारने। सब जने ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब तो अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि बीजारने आपको भी एक लाइन में सुना देता हूँ। क्या नाम है? बीजारने। तो अंग्रेजी में जिस शब्द में जे आता हो उसके पहले वाले लेटर साइलेंट होते हैं, समझिए। तो जैसे जेंगो की स्पेलिंग क्या है?
डिजाइन को पढ़ते हैं सब जने, तो डिजाइन को नहीं बोलते उसको, डिजाइन को बोलते हैं DJANGO है। तो डिजाइन को मत बोलने लग जाना, क्या बोलना है। तो मैंने क्या पढ़ा आपको कि जे के आगे लगे हुए लेटर क्या होते हैं, मान लो इसका नाम क्या है, बिल्कुल। अगर टी के बाद जे होता तो दिलकुश नहीं होता, आगे समझे। तो जार ने स्टोस्टॉक ने क्या करा 1978 में एनसाई में सबमिशन करा कि लो हमने ये बना दिया है, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट और दे दिए, क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया, क्लास के नाम से नया एक कीवर्ड आ गया था, है ना। सी में नहीं है वो, सी में 32 कीवर्ड है, इसमें 48 कीवर्ड आ गए थे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, क्लास, है ना, ऐसे और कीवर्ड ऐड कर दिए। और इन्होंने सबमिशन करा कि 32 कीवर्ड तो वही, साथ में 16 कीवर्ड और दे दिए, तो 48 कीवर्ड सबमिट करें। और 48 सबमिशन करें तो कंपाइलर भी वैसा डिजाइन करा। तो जार्ने स्टोस्टॉक ने 1978 में एनसाई आपने सुना भी, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसमें सबमिशन करा जार्ने ने 1978 में। बोला हमने ऊप्स बना दी है। तो ऊप्स जब बनाई तो उन्होंने कहा नहीं ये ऊप्स नहीं है, तो उन्होंने उस टाइम इसका नाम ये नहीं सोचा था, कौन सा, C++ नहीं सोचा था, उसका नाम था सी विद क्लास। क्या नाम था, सी विद क्लास, क्योंकि क्लास के नाम से एक नया ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया था, तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास सी विद क्लास नाम रखा 1978 में, और सबमिशन करते रहे और वो मना करते रहे कि नहीं भैया ये ऊप्स नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सी जैसी लैंग्वेज है, तो इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसा जैसा आप जिस नॉर्म्स से आप कह रहे हैं कि हमने ये बनाया, तो वैसा कहीं लग नहीं रहा कि वैसा है, मतलब कार बना दिया और हवा में उड़ेगी, वो लग नहीं रहा, तो पंखे तो है ही नहीं, टायर ही है, ऐसे रोड पे चलेगी, नहीं उड़ेगी, तो उन्होंने नहीं उड़ेगी, है ना। तो ये ऐसे ही बात हुई कि एनसाई में सबमिशन ये नकारते रहे, कब तक, 5 साल तक, 5 साल तक, मतलब 1983 तक ये नकारते रहे, कौन, एनसाई वाले। तो 1983 के बाद में इन्होंने बहुत करेक्शन कर आगे 5 सालों में, बोला अब तो मानो यार। तो 1983 में जाकर के इन्होंने कहा कि हाँ अब मान सकते हैं, क्या ये ऊप्स है, ठीक है। यहीं से नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की शुरुआत इसी के बाद में, क्योंकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ गए, तो 1983 में ही 4 दोस्तों ने मिलकर के जावा का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और जावा भी क्या है, ऊप्स है ना, मतलब बिल्कुल उसकी जो चीज़ें थी ना C++ की, वो जावा में डाल दी, और जावा में कुछ और चीज़ें भी डाल दी। तो नई अलग कंपनी ने, सन माइक्रो सिस्टम ने एक नया लॉन्चिंग कर दी कि इसकी जावा की 83 में ही, और ये अपने आप में काम करने लगे। मतलब तुमने देखा, 4 दोस्तों ने देखा और क्या बना दिया, जावा बना दी, तो खुद के काम के लिए, क्या हमें काम नहीं लेना, हमें कोई पब्लिसिटी थोड़ी करनी है ना। तो इन 4 जनों ने मिलकर क्या बना दी, जावा। कि बोला हमारे यार बड़ी दिक्कत आती है, तो हमने अपनी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बना दी, हमें मशीनें मेंटेन करनी पड़ती है, तो हमारी मशीनों को मेंटेन करने के लिए दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, तो जावा बना दी। ये बोला हमारी मशीन है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी ये चीज़ें हैं, तो हम हमारी लैंग्वेज बना करके हम तो हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो एक बार कोई संस्था का प्रेजेंटेशन था, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डेवलपर इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर वो 4 दोस्त भी गए थे, जिनमें एक इंडिया का भी था, विनोद नाम का, है ना। तो वो वहाँ पर जो बात हुई कि वहाँ पर जाकर के बोला यार तुमने क्या करा, बोला हमने ये बनाया, हमने बनाया। तो वहाँ सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट करा उनको कि यार यही तो हम बनाना चाह रहे थे, जो तुमने बना दिया, जावा की कहानी। बोला अच्छा, बोला यार तुम इसको पब्लिकली इसको वो करो, आउटसोर्स करो, मतलब कहने का मतलब इनको ओपन सोर्स करो, मतलब पब्लिक यूज ले। अभी तो 4 दोस्त ही काम में ले रहे थे जिन्होंने बना दी, तो फिर पब्लिकली इसको अनाउंस करो, और पब्लिक, क्योंकि सारे जो रिसर्चर उस प्रेजेंटेशन में थे वो सारे इसमें लगे हुए थे, है ना। तो सारे लगे हुए थे, तो उनका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हम भी कुछ ऐसा ही बनाना चाह रहे थे, तो आप लोगों ने बनाई थी, तो उन्होंने इसी पे आगे रिसर्च की जाए। तो ऊप्स के बेस पर ही कौन बना, जावा। तो ऊप्स किसने, जार्ने स्टोर्स का पहला कॉन्सेप्ट लेके आया था ऊप्स का, जो आप लोग पढ़ेंगे अभी 2 महीने बाद ये ऊप्स पढ़ लेंगे, और 2 महीने बाद में आप जावा पढ़ लेंगे, तो आपको ऊप्स का पूरा अवेयरनेस आ जाएगी, आप फैमिलियर हो जाएंगे तो बढ़िया तरीके से काम कर लेंगे इसको। आगे समझे, तो आगे अब जो ज़माना है वो आप किसका है, ऊप्स का ही है। तो यानी C और C++ के कॉन्सेप्ट ही जावा ने, C और C++ के कॉन्सेप्ट ही पाइथन ने, पाइथन में भी क्या है, ऊप्स है। तो जहाँ पे भी आप नाम सुनेंगे ऊप्स का, तो वहाँ आपकी घंटियाँ बज जाएंगी, आप सोचेंगे यार ये तो मेरे को आता है, क्यों, ये तो हमने सब C++ में पढ़ा दिया सारा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट आपको सभी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कोई नई दुनिया नहीं है, केवल क्या है, C++ की दुनिया जिसने देख ली उसको जावा की दुनिया पता लग जाती है।
अच्छा, अब जैसे एंगुलर अपने इस कोर्स में है, उसमें भी क्या है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, नाम बदल के जेसन वगैरह रख दिया उन्होंने, तो लेकिन कॉन्सेप्ट वो ये कौन सा वाले, ऊप्स वाले, ऊप्स ही चलता है, इनहेरिटेंस चलता है, पॉलीमॉर्फिज्म चलता है, वही सारी चीज़ें जो आप मेरे से पढ़ेंगे वो सारा कुछ इसके अंदर होता है। समझ आ गया होगा? तो अब बात करते हैं हमारे, तो आंसर क्या था, आंसर के बारे में समझाया आगे। हाँ, अब इसमें बाकी चीज़ें तो देखो, अब इसमें क्या क्या होता रखा है, पता लगे आंसर क्या, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। तो ये कई बार आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं, राइट अबाउट द फुल डेफिनेशन ऑफ आस्की, क्या लिखेंगे? वही मत लिखा ना, मैंने तो आस्की पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बुक फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ठीक है। आंसर की फुल फॉर्म क्या है? आगे समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखा जाता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सी। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर, ये कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि स्टेट ऑफ आर्ट इसके अंदर बना हुआ है, ऐसे प्रोग्राम बने हुए हैं। टुडे मोस्ट पॉपुलर लिनक्स ओएस, ये जरूर है, सबसे ज़्यादा लिनक्स पॉपुलर है। रेड हैट का एक कोर्स होता है, सुना है? नहीं सुना? लिनक्स का एक सर्टिफाइड कोर्स होता है, कभी लाइफ में वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कितनी लाइनों में जाओगे भाई। रेलवे में अगर जॉब लगती है तो टीटी बनो, है ना, या सफाई कर्मी बनो, या वो लोको पायलट बनो। अब वो कोई बोले ये बन जाओ, वो बन जाओ, अरे तो यही बनेंगे, लाइनें कौन सीखेगा, है ना। तो रेड हैट का वैसे एक कोर्स होता है सर्टिफाइड, रेड हैट, लाल टोपी। वाइट हैट बकवास है, बच्चों का है। वाइट हैट जूनियर, चिंटू भी ऐप बनाएगा, चिंटू नहीं बनना अपन, है ना, चिंटू या पप्पू, कोई वाइट हैट नहीं। रेड हैट का अच्छा है, बहुत पुराना है, रेड हैट का सर्टिफाइड आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स सिखाई जाती है उसके, पता लग गया, बाकी आप जानते ही। ये YTU सी के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप पूरी थ्योरी लिख देना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइनिंग, असेंबलर डिजाइनिंग। अब आप सुने इसमें असेंबलर क्या होता है, असेंबलर क्या है, जैसे कंपाइलर होता है, एक लैंग्वेज होती थी असेंबली, उसको कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता था, है ना। तो असेंबलर केवल किसके लिए था, और कंपाइलर तो बहुत सारी लैंग्वेज के लिए, इंटरप्रेटर बहुत सारी लैंग्वेज के लिए। पाइथन में कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है, जावा में कंपाइलर होता है ना। तो ये क्या क्या बनाने का होता है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, नोटपैड सुना आपने, नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर ही कहते हैं। तो नोटपैड वगैरह जो है ना वो सी में डिजाइंड है। और टेक्स्ट एडिटर ये वाला हो गया। प्रिंट स्पूलर्स है, नेटवर्किंग ड्राइव्स हैं, नेटवर्किंग के पार्ट जो है, नेटवर्क की लेयर्स वगैरह आप पढ़ने को मिलेंगे आपको बाद में। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है कि मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा सी प्रोग्रामिंग के बारे में वो आप पढ़ लेंगे। सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बताओ सी का स्ट्रक्चर। सिंपल को पूछा आपसे क्या होता है, तो आपने देखा होगा, मार्कर कोई लाए नहीं है, लाएंगे कोई। चलो आपने देखा, सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप जब लिखते हैं प्रोग्राम तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंक्लूड, तो क्या लिखते हैं, मेन के अंदर क्या लिखते हैं आप। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, है ना। सबसे पहले बिगिनिंग में क्या क्या होता है, केवल हैश इंक्लूड होता है। तो आपने सी इतनी ही पढ़ी है फिलहाल, जब पूरी पढ़ लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मेन से पहले क्या क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्री प्रोसेसर लिखते हैं, प्री प्रोसेसर, हैश से स्टार्ट होने वाले सारे क्या हैं, तो आपने अभी तक क्या लिखा, केवल ये लिखा है। अब आप जब फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर है ना फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। किसकी डिक्लेरेशन, फंक्शन की डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर ही होती है, कहाँ पर, मेन से पहले। और क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। कुछ वेरिएबल आप मेन के अंदर लिखते हैं, कुछ वेरिएबल मेन के बाहर लिखते हैं। तो बाहर भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। स्टेट एंड एक्सप्रेशन, कुछ अपने कंडीशन वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पर एज डिफाइन करके। कमेंट आप लिख सकते हैं कि प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, तो ऐसे करके कमेंट लिख सकते हैं कि प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, तो कमेंट ऐसे। कंपाइलर इन लाइनों को नहीं पढ़ता है, ये केवल क्या है, कमेंट। जैसे अपन लिख देते हैं ना लाइन बना के, ये वाला ऐसे, है ना,
कंपाइल वो कुछ आगे लगाते हैं ना कि जिससे कंपाइल इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। स्टार लगाते हैं। अरे लगा ये वो इसके वो ये दो टाइप है ना। हाँ बता दो हाँ क्या होता है। अरे ये लगा दिया ना ये वाला सिंगल लाइन होता है। यहाँ पर मान लो इतनी लाइन को कमेंट करना तो यहाँ सिंगल लाइन का और यहाँ पर ये सिंगल लाइन तो स्लैश से होता है जो एक बार स्टार्टिंग में लगा दो वो लाइन ही कट नहीं करेगा और ब्लॉक ऑफ कमेंट बनाना हो तो स्टार लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोग्राम का डिक्लेरेशन बता रखा है कि प्रोग्राम का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रोग्राम में फिर क्या लिखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन कमेंट तो कहीं भी लिख सकते हैं मतलब बीच में भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसको कमेंट करना तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कमेंट है ना। लेकिन ये चीज़ें मेन है कौन कौन सी मेन है आपको बताता हूँ। एक तो ये तीन चीज़ें मेन है। बाकी तो एक्सप्रेशन तो अपन मेन के अंदर भी लिखते हैं कमेंट मेन के अंदर भी लिखते हैं ये थोड़ी मेन की शुरुआत में लिखेंगे। तो परफॉर्मा क्या हो गया एक प्रोग्राम को बनाने का क्या लिखते हैं सबसे पहले प्रीप्रोसेसर फंक्शन डिक्लेरेशन और वेरिएबल एक्सटेंड का लिखते कब लिखा एक्सटेंड तो नहीं लिखते एक्सटर्नल जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल है एक्सटर्नल कीवर्ड है एक्सटर्नल ये अभी पढ़ा नहीं है आपने किसने पढ़ा है तो ये अभी आपके आएगा नहीं पढ़ा ही नहीं अपन ने। अच्छा एक सुन लें अगर ऐसी बात है ये वाली भी बात अगर आपने पूछी है तो ये वाली बात है ना स्टोर्स में शुरुआत में दी गई है हमारे एक्चुअली 4 प्रकार के स्टोरेज क्लास होती है। कितने प्रकार की 4 क्लास 4 प्रकार की स्टोरेज क्लास होती है। टाइम क्या होगा होता है चलो और डिस्कस करेंगे कोई नहीं कल लेकिन मजेदार 3 क्लास